मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 77वीं वर्षगांठ पर पूर्व सोवियत देशों को बधाई दी और कहा कि 1945 की तरह ही हमारी जीत होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे सैनिक अपने पूर्वजों की तरह अपनी मातृभूमि को नाजी से मुक्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। आज नाजीवादी के पुनर्जन्म को रोकना हमारा सामान्य कर्तव्य है, जिससे कि विभिन्न देशों के लोगों को बहुत पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नई पीढ़ियां अपने पिता और दादा की स्मृति के योग्य हो सकती है। पुतिन ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से आज नाजीवाद एक बार फिर से अपना सिर उठा रहा है। हमारा कर्तव्य उन लोगों के वैचारिक उत्तराधिकारियों को रोकना है जो द्वितीय विश्व युद्ध में हार गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे यूक्रेन के सभी निवासियों के शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण भविष्य की कामना करते हैं। मॉस्को में आज एक विशाल सैन्य परेड के साथ आधिकारिक तौर पर नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण लगातार जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले की घोषणा की थी और ये युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में उसके कई सारे नागरिक मारे गए हैं। वहीं दुनिया के कई देश रूस के खिलाफ हो गए हैं और रूस पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। धनी देशों के G7 क्लब ने रविवार को रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले G7 देशों के नेताओं ने रूस से तेल के आयात को चरणबद्ध तरीके से रोकने का रविवार को संकल्प लिया। समूह के जो नेता हैं उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की और उन्हें अपना समर्थन दिया है। 7 देशों में आपको बता दें कि फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये नहीं बताया कि वे कैसे रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता खत्म करेंगे, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाकर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके अलावा ये कदम रूस के हमले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय और खासकर पश्चिमी देशों की एकता को भी दर्शाता है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अपनी रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में जिसमें रूसी तेल के आयात को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करना शामिल है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम ऐसा समय पर और व्यवस्थित तरीके से करें। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये कदम पुतिन की अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत पर एक कड़ा प्रहार करेगा और उन्हें अपने युद्ध के लिए जरूरी पैसों की कमी से जूझने पर मजबूर करेगा। कई पाबंदियों के तहत रूस के 3 सबसे बड़े टेलीविजन स्टेशन से पश्चिमी देशों के विज्ञापन को रोकना, अमेरिकी लेखा और परामर्श फर्म को किसी भी रूसी को सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित करना और रूस के औद्योगिक क्षेत्र पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना शामिल है। व्हाइट हाउस ने 9 मई के विजय दिवस से पहले नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जब रूस 1945 में नाजी जर्मनी की हार का जश्न विशाल सैन्य परेड के साथ मना रहा है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है, बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। साथ ही हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करेंगे क्योंकि जो हालात फिलहाल दोनों देशों में बने हुए हैं, अब न सिर्फ यूक्रेन को फर्क पड़ रहा है सर, बल्कि अब रूस को भी इससे फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, युद्ध को चलते हुए तकरीबन 75 दिन हो गए हैं और जो हालात फिलहाल
हाल दोनों देशों में बने हुए हैं वो काफी ज्यादा भयावह है, इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जिस तरह से प्रतिबंध अब रूस पे लगाया गया है, ये एक रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्या तमाम और देशों का? ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो रशिया की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए, रशिया के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करने के लिए, रशिया को ये बताने के लिए कि जो उसने यूक्रेन पर हमला किया है, जो एक विश्व का जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो उसको उसने डिसरप्ट करने की कोशिश की है, उसके कॉस्ट हैं, उसके रिपरकशंस हैं। और इस रिपरकशंस को जो है रशिया को बताने के लिए ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन जो इसका सबसे इमीडिएट कारण यह है कि इन सैंक्शंस के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, अन्य जो देश हैं जो इन सैंक्शंस टीम में शामिल हो रहे हैं, वो रशिया के ऊपर इस बात का दबाव बनाना चाहते हैं कि रशिया जल्द से जल्द ऐलान करे और नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, यूक्रेनियन साइड का सम्मान करते हुए बातचीत करे और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करे। ये एक इमीडिएट कारण है। लेकिन जो इसका एक जो बड़ा कारण ये संदेह है कि रशिया को कमजोर करना ये अमेरिका और नेटो का लक्ष्य है, क्योंकि ये अमेरिका और नेटो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी है। वो आने वाले समय में यदि उनको यूक्रेन में उनके मंसूबों में सफलता मिल जाती तो वो फिर मोल्डोवा, जो अन्य जो टेरिटरीज हैं, जॉर्जिया, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यहाँ तक कि उन्होंने अब स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकियां जारी करना शुरू किया है और वेस्ट को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि परेड के दौरान जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें उन्होंने वेस्ट जो पश्चिमी देश है उन्हें टारगेट करने के बाद उन्होंने अपने स्पीच दी है। तो ये तो जो टकराव है ये एक महाशक्तियों के वर्चस्व की प्रतिद्वंद्विता है। यूक्रेन उसका एकमात्र अखाड़ा है। ऐसे कई और मोहरे हैं जिसका इस्तेमाल रशिया कर सकता है और ये जो अखाड़े कई ऐसे हैं कि जो कि आने वाले समय में ये जो टसल है, ये जो वर्चस्व है, ये लंबे समय तक जारी रह सकती है। ऐसा असेसमेंट है ये वर्षों नहीं, ये 10 जारी रह सकती है, क्योंकि एक नए युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो टसल है ये और अधिक गहरा सकता है, पोलराइजेशन पूरे विश्व में बढ़ सकता है, रशिया चाइना के बीच के जो संबंध है और अधिक गहरे हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया ईरान जैसा राष्ट्रों के पक्ष में जा सकते हैं। और वहीं जहां अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं और जो उसके साथ उसके जो पार्टनर्स हैं उनके अपने कंसिडरेशंस के आधार पर उनके अपने एक गुट हो सकता है। ये जो पूरी स्थितियां वर्तमान समय में जो निर्मित होते हुए दिख रही हैं उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ने जा रही है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है और ये पूरे विश्व में जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर यूएन लेड चार्टर के आधार पर हमने निर्मित किया था वो अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये जो टकराव है ये गहरा, बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला टकराव साबित हो सकता है। बिल्कुल, 75 दिन का एक लंबा वक्त तो निकल चुका है मंजू जी, लेकिन अब अभी जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं कि ये जो टकराव है वो और ज्यादा लंबा चल सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं रूस के सामने और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस बात का जिक्र भी संजीव जी कर रहे थे कि देखिए जो बैन है वो कर दिया गया है, तमाम देशों की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तेल को लेकर भी, गैस को लेकर भी। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत को ये कैसे इफेक्ट करेगा, किस तरह से प्रभावित कर सकता है और क्या असर पड़ सकता है? मैम, ओवरऑल आप देखेंगे तो ये जो युद्ध चलती जा रही है, हम देख ही रहे हैं वर्ल्ड प्राइसेस पेट्रोल के बढ़ गए हैं, इंडिया में भी पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसी की फॉल आउट की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं बहुत ऊपर हो गए हैं और इसका असर एक हम ये देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी असर हो रहा है। और ये जो और सैंक्शंस लगेंगे तो ये रूस की जो इकोनॉमी है और कमजोर पड़ेगी और उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया और जो डिफेंस हमारी पार्टनरशिप है और जो हम के साथ साझेदारी है के साथ फॉर डिफेंस के पार्ट्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए, पे भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनका सब इकोनॉमी कमजोर होने से हमारा जो कोलैबोरेशन है उस पर असर होगा, क्योंकि टाइमली हमें अगर नहीं मिले पार्ट तो हमारी डिफेंस पे असर होगा। और
अगर आप देखेंगे ये जो अभी जैसे इन्होंने कहा ये जो पावर टसल है जी 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 ये जो यूएस और इनके बीच में चल रहे रूस के बीच में, और अब G7 कंट्रीज ने भी कह दिया हम भी इनको कुछ नहीं अपना सारा जो डिपेंडेंसी है खत्म करने वाले हैं, तो उनकी इकोनॉमी पे तो बहुत ही गहरा असर पड़ेगा रूस की इकोनॉमी पे और वहाँ के लोगों पे भी। बिल्कुल। और ये कब तक लंबा चलेगा, और हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हमारा ऑलमोस्ट मकसद जो है यूक्रेन वॉर से में जो हमारा था उससे हमारा जो लिमिटेड ऑपरेशन से हमें मिलिट्री ऑपरेशन जो थे उसमें हमें सक्सेस मिल गई है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम जो नियो नाजी है इसको खत्म करने के लिए हमारी विक्ट्री हो ही गई है लगभग। और वो जो पूरा यूक्रेन का जो हिस्सा है ईस्टर्न अलोंग द कोस्ट वो चाहते हैं कि हमारे कब्जे में आ जाए, और काफी हद तक आप देखेंगे उनके कब्जे में आ चुका है। जो उनका मकसद था कि हम इनको यूक्रेन को लैंडलॉक करते हैं, अभी भी पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ये नहीं कि पूरा कंट्रोल आ गया है उनके पास, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने उस पे कंट्रोल कर लिया है अलोंग द कोस्ट। और आगे चल के जब तक वो अपना ये अचीव नहीं करेंगे मुझे लगता है ये चलेगी। और साथ में जो यूएस और वेस्टर्न पावर्स हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कब तक ये देखते हैं कब तक ये लगे रहेंगे, और वो अपने बढ़ाते जा रहे हैं सैंक्शंस भी और नेगोशिएटिंग टेबल पर उनको लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे संजीव ने कहा कि ये साथ में रूस जो है और कंट्रीज को भी थ्रेटन कर रहा है, ईस्टर्न यूरोप में और मोल्डोवा को और फिनलैंड को एक्सेट्रा। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये एक नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ पोजीशन अपनी बनाने के लिए कि नेगोशिएशन से हमारा भी कुछ पावर रहे और हमारे नेगोशिएटिंग पॉइंट्स रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्रेट कर रहे हैं। और साथ ही में ये जो कह रहे हैं कि हम वॉर को खत्म करने के लिए सारे सैंक्शन हटवाने हैं। एक ये नया चीज सामने आई है जो रूस कह रहा है, अगर ज़ेलेंस्की जो कहेंगे, लेकिन सारी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो अपने सैंक्शन खत्म करें तब हम इस वॉर को एंड करेंगे या वापस कर सकते, क्योंकि उनको जब तक अपने जो उनके मुद्दे हैं और उनके जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड नहीं होंगे, ये लगता है चलता चला जाएगा। बिल्कुल, इस पर सभी की निगाह है मैम कि कब तक ये जो युद्ध है वो थमेगा, क्योंकि लगातार जो 75 दिन है वो बीत चुके हैं। यूक्रेन अब ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक तबाह हो चुका है। रूस पर भी इसका असर पड़ रहा है, कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं एक कमर तोड़ने की कोशिश रूस की जा रही है। तमाम जो देश है G7 के वो इसके खिलाफत कर रहे हैं। आगे और क्या हो सकता है, किस तरह की रणनीति हो सकती है रूस? संजीव जी, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध का 75वां दिन है, न सिर्फ 75वां बल्कि हम तो इस तरह से भी देखते हैं कि आज 9 मई है और रूस का विजय दिवस है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि रूस को यूक्रेन युद्ध में विजय हासिल होने वाली है, क्योंकि अब ये लड़ाई रूस को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। G7 देशों ने जिस तरह से पूर्णतः पाबंदी लगा दी गैस को लेकर या फिर तेल को लेकर, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है रूस के सामने। अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए किसी भी युद्ध को लड़ना होता है तो उसके लिए आपकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। आप कितने दिन तक उस युद्ध को लड़ सकते हैं, कितने दिन तक उन स्थितियों को झेल सकते हैं, ये बहुत हद तक मैटर करता है सर। अब जो हालात बनते हुए रूस में दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है? आपने इससे पहले कहा कि देखिए ये जो युद्ध है वो और दिन तक चल सकता है और ज्यादा ये जो संकट है गहरा सकता है। क्या आपको लग रहा है कि रूस और वक्त तक इसको झेल पाएगा? देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि रशिया को यूक्रेन के उसके जो मंसूबे थे राष्ट्रपति पुतिन के, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जब रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था तो उसकी मंशा ये थी वो पूरे यूक्रेन पर अपना आधिपत्य स्थापित करे, वहां की राजधानी कीव पर अपनी पसंद की सरकार को इंस्टॉल करे और मॉस्को से बैठ करके राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर शासन करने की मंशा रखते थे। और रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी भी बहुत लंबे समय तक की। एक 64 किलोमीटर जो लंबा मिलिट्री कन्वॉय वहां पर पूरी तरीके से उसको घेर करके कीव को घेर करके वहां के लोगों को डराने की, वहां के लोगों को आत्मसमर्पण कराने की हर तरीके की कवायदें की गई, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कीव के आसपास स्केल डाउन करना पड़ा और रशिया है अब ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास रीजन पर ही फोकस कर रहा है। और इस मिलिट्री परेड के दौरान जो उन्होंने स्पीच दी है राष्ट्रपति पुतिन ने, जो अभी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसमें वो ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास रीजन पे
अपनी विजय को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो सोल्जर्स को उनके जो पूरे युद्ध के जो मैन्यूवर्स थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो सोवियत यूनियन के जो मैन्यूवर्स थे उससे वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक फेस सेविंग एग्जिट की तलाश में दिखाई देते हैं और उनको यूक्रेन के युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है और उनके ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत ही सीवियर तरीके से किए गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इतने ज्यादा सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस किसी राष्ट्र के विरुद्ध नहीं किए गए थे और ये रशिया की जो पूरी इकोनॉमी है उसको अभी पैरालाइज करता जा रहा है। रशिया का इंटरनेशनल आइसोलेशन भी बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि बुचा की जो मैसेकर के संदर्भ में रशिया को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। अन्य जो एक्शंस भी आने वाले समय में हो सकते हैं। तो ऐसे में रशिया जिस तरह से वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहा है, कूटनीतिक रूप से उसका आइसोलेशन बढ़ रहा है, ऐसे में वो इस तरीके का जो युद्ध है उसको लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि सस्टेन कर पाएगा। रशिया की ताकत क्या है इस वक्त? अगर कई देश पाबंदी लगा देते हैं इस वक्त, अगर वो जंग को और ज्यादा मजबूती के साथ लड़ने का दावा करता है, तो क्या आप उसकी मजबूती देखते हैं? देखिए, रशिया जो मजबूती का दावा जो कर रहा है वो एक फेस सेविंग एग्जिट के दिखाने के लिए कर रहा है। आपने नेहा जी ये भी देखा कि रशिया के द्वारा लगातार न्यूक्लियर वेपन्स के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, एटॉमिक वेपन्स को इस्तेमाल करने की धमकियां दी जा रही है। यहाँ तक कि जो है चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन स्वयं हो, सर्जेई लेवरोव जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वहाँ के जो स्पेस एजेंसी के चीफ की तरफ से भी अभी जो बयान आया है जिसमें वो न्यूक्लियर वेपन्स को नेटो के देशों के विरुद्ध इस्तेमाल करने की बातें वो कह डालते हैं। वो जाहिर है तो इसी तरीके के बयान जो रशिया के द्वारा जो दिए जा रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि रशिया कमजोर पड़ रहा है। रशिया अपने अल्टीमेट वेपन्स का रेफरेंसेस जो दे रहा है वो रशिया की कमजोरी को दर्शाता है। रशिया इस बात को जानता है कि अमेरिका और नेटो की जो संयुक्त शक्ति है उसके सामने रशिया की मिलिट्री नेशनल बाइट तो काफी कम है और रशिया के ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से ही वो इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स के रेफरेंसेस को समय समय पर देता है। तो ये रशिया के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव ही है जो कि वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के जो बयान हो चाहे अन्य बयान हो उसमें ये प्रदर्शित हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं तय है कि अब रशिया पर जो है दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैम ये भी यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जेलेंस्की ये कह रहे हैं इस रूस के आक्रमण की तुलना उन्होंने नाजी जर्मनी से कर दी है। इसे कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि बुरे दिन वापस लौट आए। उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बुराई वापस लौट गई है। इस बात को कहा है कि बुराई वापस लौट गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको देखते हैं आप? एक वे से तो सही है, आप ना भी कंपेयर करें वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, यूक्रेन के लिए तो बहुत ही बुरा वक्त आ गया है ये। और यूक्रेन की जो हालत हो गई है इस वक्त, इकोनॉमिक हालत और फिजिकल हालत, अब देखिए पूरी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ पूरी कंट्री जो है उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेन एरियाज और सारे उनके जो उनको थ्रेट अभी भी है इतने दिनों के बाद। और इतने दिनों की जो लड़ाई चल रही है 75 दिनों से, तो कोई भी फटीक आ जाता है। लोग वहां पे परेशान हैं, लोग और जो कॉमन लोग हैं काफी जो बाहर जा चुके हैं वो तो ठीक है, जो वहां रुके हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। खाने पीने हर एक चीज के लिए, पावर एनर्जी हर एक चीज की उनके लिए तकलीफ आ रही है। हाँ। तो बुरे दिन तो आ ही गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है यूक्रेन के लिए। और जहां तक बुराई का सवाल है, ये क्योंकि सब जो आप देख रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा, संजीव जी ने भी कहा, ये टसल चल रही है। तो बुराई कौन है, कौन बुरा कौन नहीं बुरा, इसमें कहना थोड़ा सा एक किस तरफ से आप देख रहे हैं इसको पूरी चीज को। लेकिन अगर आप बैलेंस में देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि बुराई डेफिनेटली आ गई, बट दोनों तरफ से आई है। सिर्फ हम एक किसी को नहीं ब्लेम कर सकते। लेकिन यस, यूक्रेन के लिए तो बहुत ही बुरा वक्त है ये। और वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड के लिए भी बहुत बुरा वक्त आ गया कि इतने दिनों तक लड़ाई चलती चली जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पर कितने दिन और साथ में अगर आप देखेंगे, थोड़ा संकेत दिया उन्होंने आज स्पीच में कि ये अब हमने डॉनबास का रीजन जो है हमने कब्जा करना था, हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि अब वो ईस्टर्न और जो कोस्टल एरिया पे ही अपना दबाव डालेंगे। जी, और
इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त तक जारी खत्म रहेगा करने जब की तक उनकी कोशिशें मैम दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन होनी दोनों चाहिए, तरफ से ही बिल्कुल। कोशिशें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। संजीव जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, अभी तक रूस के 39 कर्नल मारे जा चुके हैं और काला सागर में यूक्रेन की घेराबंदी के लिए जो रूसी जहाज पहुंच रहे हैं उसे अमेरिका की मदद से यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर रही है। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या आपको लग रहा है, जिस बात का जिक्र भी मंजू जी कर रही थी कि ये जो है कहीं ना कहीं इस पे अब लगाम लगनी चाहिए, ये खत्म होना चाहिए युद्ध, वो तो कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है, वहां से रूस अटैक कर रहा है, यहां से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि दोनों तरफ से ये कोशिश है या फिर हल्का सा भी झुकाव है कि इस युद्ध को अब खत्म किया जा सके? देखिए, इस युद्ध का समाप्ति जो है उस नेगोशिएटिंग टेबल के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। इस यूक्रेन संकट का समाधान और फील्ड पे नहीं होता, यही बात भारत लगातार कह रहा है। नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से एक दूसरे का सम्मान करते हुए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सम्मान करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए ही समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है, जो कड़वी सच्चाई ये है कि ये जो यूक्रेन का संकट, ये महाशक्तियों वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। परोक्ष रूप से ये लड़ाई है कि रशिया और अमेरिका लड़ रहे हैं, फिर उसका एक अखाड़ा बन गया है, एक मोहरा बन गया है। ऐसे कई और मोहरे हैं, कहा वो भी आने वाले समय में अखाड़े बन सकते हैं, इस्तेमाल हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से सच्चाई यही है, महाशक्तियों के बीच में जो टकराव तो बढ़ता जाता है। जैसा कि एम्बेसडर से सही कहा कि ये जो इसका जो दोष है किसी एक पक्ष, दोनों ही पक्ष कहीं जिम्मेदार है। दोनों ही पक्षों के बीच में अमेरिका और नेटो है, जो रशिया है, वो दोनों ही इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। दोनों के बीच में जो विश्वास का संकट गहराता जाता है, तो अपनी अपनी हेजिमोनीज को बढ़ाने की, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस बढ़ाने की जो एक है जो चल रही है, उसकी वजह से ही यूक्रेन में इतनी भारी तबाही आई है। लेकिन जो विक्टिम है वो यूक्रेन आम लोग, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, इस तरीके से भारी तबाही और बर्बादी हुई, वो जाहिर है बहुत सही बात आपने कही है कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो वो आम जनता को हो रही है, और इस बात को ये भी लगता है कि उन लोगों को समझना चाहिए जो लोग झुकने को तैयार नहीं है या फिर इस युद्ध को खत्म करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी उम्मीद के साथ कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त होगा, हालात बेहतर होंगे, क्योंकि यूक्रेन के जो हालात है वो जाहिर तौर पर खराब हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही चुकी है, अमेरिका के बल पर वो आगे बढ़ने की बात करता है और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करता है, लेकिन आखिर कब तक, ये भी समझने की जरूरत है। जेलेंस्की को जाहिर तौर पर एक बेहतर रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि अब बहुत ज्यादा वक्त निकल गया है, बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि ये कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उम्मीद ये करते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो जेलेंस्की हैं वो बेहतर कदम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।